हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा, जिसकी डेट निर्धारित हो गई है 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम रात 8 बजे फिलहाल साइंस का ही प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जो वन दरोगा में है 9th और 10th के साइंस के सारे चैप्टर आने वाले हैं। तो अभी हम 9th की साइंस की बुक कर रहे हैं, जिस वजह से हम फिजिक्स के चैप्टर कर रहे हैं और पहला चैप्टर हम 9th चैप्टर हम निपटा चुके हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट में हम चैप्टर नंबर 10th गुरुत्वाकर्षण कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। और सुबह की जो हमारी क्लासें होती थी अब उनकी जगह पे कुछ समय के लिए उत्तराखंड की वीडियो तो आएंगी, लेकिन ट्रिक वाली वीडियो आएंगी। और किस दिन आएंगी, क्या आएंगी, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे इस पेपर के लिए तैयारी हमारी समाप्त हो जाएगी, फिर से हम उत्तराखंड की परीक्षाओं की अन्य परीक्षाओं की तैयारियों में लग जाएंगे। तो आज हमारा इससे पहले हम चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर चुके हैं, तो 8 और 9 आज कंप्लीट हो जाएगा। कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11, अगर टाइम अगर वो होता है तो चैप्टर नंबर 12 भी, इन दोनों को साथ में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं कैसा समय होता है, क्या होता है। तो आज हमारा चैप्टर है गति, बल और गति के नियम। गति के तीनों नियम पढ़ेंगे और PDF आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त होंगे, ऑडियो नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप से प्राप्त होंगे। अब हमें एक ही नारा याद रखना है, अब की बार वन दरोगा पार। भाई ये सोचिए, आराम से आपका परीक्षा क्लियर हो जाएगी। लगातार खुद भी पढ़ें और यहाँ से भी तैयारी करते रहें। हम प्रश्नों के माध्यम से पूरा चैप्टर समझेंगे। तो आज क्या क्या टॉपिक हम करने वाले हैं, अगर वो देखें उनके बारे में बताऊं तो गति क्या है, गति के समीकरण देखेंगे, गति के तीनों नियम हम समझेंगे बढ़िया से। बल क्या है, सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ क्या हैं, इनके बारे में समझेंगे। संवेग क्या है, और जो सदिश अदिश राशियाँ बहुत सारी जैसे बल पढ़ेंगे या अन्य राशियाँ भी हम देखेंगे तो उनके मात्रक क्या होते हैं। अब उसके बाद बल देखेंगे तो अपकेंद्रीय बल भी देखेंगे, संतुलित और असंतुलित बल भी देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 8 और 9 कंप्लीट हो जाएगा क्लास 9th का। तो सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। पुरानी वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखें, जितने प्रैक्टिस सेट आए उत्तराखंड के, उत्तराखंड परीक्षावाणी के, आधुनिक भारत हमारा एक सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है वो। और ऐसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चैप्टर वाइज हम साइंस भी कंप्लीट करेंगे। लगातार खुद भी पढ़ें और यहाँ से भी पढ़ते रहें। और अगर हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण या इनमें से कोई नहीं। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं उस टाइप से ही, उन्हीं नियमों से एक नियम काम इस पर करता है। आप ज़रूर बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम या इनमें से कोई नहीं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत बताइए सबसे पहले। तो ये सारे कार्य सिद्धांत अगर मैं बताऊं तो वृत्तीय गति पर, अगर कोई सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उससे रिलेटेड होने वाला है ये। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत बताइए, सभी लोग जरूर बताएं जिसको भी आंसर पता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अपकेंद्रण। इसे अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पर जो अपकेंद्रीय बल है, तो उससे पहले गति आती है। गति, तो गति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गति क्या है। समय के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो वस्तु गति में है। माने कोई वस्तु यहाँ पर थी, अब वो चलने लगी, चलते चलते यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी गति की अवस्था। तो गति के अलग अलग टाइप हैं। कोई कोई गति करता है सीधी रेखा में, इसको सरल रेखीय गति कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में, ऋजु रेखीय भी कहते हैं इसको, सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं इसे, सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन। अब एक होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन को इंग्लिश में कहते हैं रोटेशनल मोशन। अगर कोई वस्तु ऐसे गोलाकार वृत्ताकार पथ में चल रही है, वृत्ताकार पथ में चल रही है, तो उसको घूर्णन गति कहेंगे।
इंग्लिश में क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। तो ये रोटेशनल मोशन के अंतर्गत ही आता है हमारा अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अभी इन दोनों फैक्ट को हम समझने वाले हैं। गति का एक और प्रकार है दोलन गति। दोलन गति, इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। सबसे पहला था सरल रेखीय गति जिसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। फिर उसके बाद था घूर्णन गति जिसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। सीधी रेखा में जाऊंगा तो सरल रेखीय गति, वृत्त के ये ऐसे गोले के अंदर चलेंगे तो वो होगा घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। अब होगा दोलन गति। दोलन गति माना कोई झूला झूल रहा है तो झूला झूलते हुए कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरीके से जाता है। आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, पहले यहाँ फिर यहाँ, इस तरीके से जो गति होती है यानी मोशन होता है उसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे झूला, पेंडुलम, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं, तो ध्यान देंगे। तो जो हमारा पहला सवाल था, पहला सवाल है कि ये जो वॉशिंग मशीन का सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा इस तरीके से हमारे जितने भी कपड़े धोने वाली मशीन होती है इस तरीके से घूमते हैं उसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स यानी इसमें कौन सी गति अगर पूछेंगे तो घूर्णन गति है। तो घूर्णन गति जब भी होती है तो ध्यान देंगे एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, एक बल अंदर की तरफ लगता है और एक बल बाहर की तरफ को लगता है। तो जो बल अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ जो भी बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं, या केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, सभी लोग नोट्स जरूर बनाएं। ये प्रैक्टिस सेट कराने का मेन मकसद हमारा यही है कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। तो इसे अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं, इंग्लिश में से सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, सेंट्रीपिटल। बहुत से लोग मुझसे नाराज हो रहे थे कि आप इंग्लिश में नहीं बता रहे हो, तो उनकी नाराजगी दूर हो गई, तो इंग्लिश में भी शब्द मैंने बता दिए हैं। तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, जब अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। लेकिन वॉशिंग मशीन वाले में जो फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ लगता है। ये तो एक फोर्स बाहर की तरफ भी तो लगता है। अभी जो बाहर की तरफ जो बल लगता है ये जड़त्व की वजह से लगता है। अभी जड़त्व हम क्या है ये देखेंगे। ये इनर्शिया, जड़त्व माने इनर्शिया की वजह से काम होता है, इनर्शिया। तो जो वॉशिंग मशीन वाला काम है, जो वॉशिंग मशीन ऐसे गोल घूमी, ये कुछ एक फोर्स बाहर की तरफ भी लगता है। अंदर वाला तो मैंने बता दिया सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब जो अंदर की तरफ लगेगा उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सॉरी बाहर की तरफ जो लगेगा उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो वृत्तीय गति, जब बाहर की ओर कोई फोर्स मुझे महसूस होगा तो ऐसा ही वॉशिंग मशीन को भी महसूस होता है। इसके और उदाहरण क्या हो सकते हैं, जब हम किसी माना बस में, कार में यात्रा कर रहे होते हैं और अचानक से कोई मोड़ आता है, माना कार बाएं तरफ को मुड़ रही है तो हम किस तरफ जाएंगे, दाएं तरफ को जाएंगे। और कार दाएं तरफ को मुड़ रही है, दाएं तरफ को उसका मोड़ आ रहा है तो हम लोग बाएं तरफ की ओर जाते हैं। तो इस सारे जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो अभिकेंद्रीय बल के हैं। अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल। और वो फोर्स क्यों महसूस होता है उन्हें, जड़त्व की वजह से। जड़त्व यानी इनर्शिया की वजह से। अभी इनर्शिया क्या है, कैसे होता है, इनर्शिया के बारे में आपको मैं बता दूं। माना आप लोग बैठे हुए हैं, माना आपने कोई पेन कॉपी कुछ भी रखा हुआ है, वो अपनी स्थिति बनाए हुए है, मतलब वो अपना न लेफ्ट जा रही है, ना राइट जा रही है, ना ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वो स्थिर है, विदाउट मोशन है, रखी हुई है। तो वो जड़त्व होता है, इसे इनर्शिया भी कहते हैं। अभी आगे समझेंगे इसको हम। और अगर बल आए गया है तो बल के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। माना कोई वस्तु है, उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन होता है, स्थिति चेंज होती है। अब स्थिति चेंज कैसे होती है, किसी न किसी अन्य वस्तु की वजह से, तो उसी को कहते हैं बल कहते हैं। अब बल भी यहां पर दो प्रकार के होंगे, एक होगा संतुलित बल। संतुलित बल माना एक वस्तु है, यहां पर एक फोर्स मैं यहां से लगा रहा हूं, एक फोर्स यहां पर से लगा रहा हूं। माना इस साइड से, बाएं साइड से मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और यहां से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। तो दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, यानी इसकी स्थिति में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं संतुलित बल। तो किसी वस्तु को अगर गति करानी है तो हमें कौन से बल की जरूरत पड़ेगी, असंतुलित बल। माना एक वस्तु है m और एक फोर्स मैंने यहां से लगाया, माना यहां से 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक फोर्स यहां से लगाया, माना यहां से 50 न्यूटन लगा। आप खुद बताइए किस साइड को जाएगी वस्तु, जहां से ज्यादा प्रेशर लगा यानी इस साइड को मोशन करेगी।
तो गति कराने के लिए किसी वस्तु में हमेशा एक बाह्य एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, बाह्य प्रवाह की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और गति तभी होगी जब कौन सा बल लगेगा, असंतुलित बल लगेगा। अब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा देंगे, कैसे चलेगी वस्तु? तो ये फैक्ट जरूर क्लियर करें। और बल के बारे में अगर पूछते हैं, बल का एसआई मात्रक बताइए, एसआई यूनिट बताइए बल की, तो बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। ध्यान रखेंगे सभी लोग। अब बल का सीजीएस मात्रक अगर पूछे, यूनिट पूछे, तो बल का सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है डाइन। सीजीएस, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। अभी इसके बारे में अगले सवाल में हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं अगर हमसे पूछें, 1 न्यूटन बराबर कितने डायन अगर पूछें, तो ये होता है 10 लाख या 1 मिलियन डायन। ये ध्यान रखेंगे, 1 न्यूटन बराबर कितने डायन, 10 लाख डायन, 10 लाख डायन। ध्यान देंगे सभी लोग। तो अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से सदिश राशि बताइए। सदिश, निम्न में से सदिश राशि, सदिश माने वेक्टर, एक अदिश होती है स्केलर। तो ध्यान देंगे सभी लोग। तो दूसरा सवाल है, निम्न में से सदिश राशि, निम्न में से सदिश राशि नहीं बताइए। यहां पर नहीं होगा, ध्यान दें सभी लोग। मतलब निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है ये बताना है। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है ये बताइए। तो ऑप्शन है विस्थापन, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वेग यानी वेलोसिटी, आयतन यानी वॉल्यूम, और अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज सभी लोग जरूर बताएं। क्वांटिटी कैसी होती है, एक स्केलर होती है, एक होती है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर सभी लोग जरूर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे यहां पर। निम्न में से सदिश राशि बताए। सदिश राशि में क्या होगा, जब किसी वस्तु में मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन माने दिशा भी होगी। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो इसका दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है, तो आयतन यहाँ पर सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन कौन सी है, एक विस्थापन है और एक हमारा वेग है। ध्यान देंगे सभी लोग। अब सदिश क्या है, इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो सदिश माने क्या, जिनके मतलब दिशा के साथ, सदिश इंग्लिश में इनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। तो सदिश में क्या होगा, एक दिशा भी होगी और परिमाण, दिशा माने डायरेक्शन, परिमाण माने मैग्नीट्यूड। अब सदिश राशियों के कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं। एक है हमारा विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन के बाद वेग, त्वरण, बल, संवेग। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, कुछ आप खुद भी देख सकते हैं। तो अदिश में इसका उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, अदिश अगर मैं कह दूंगा तो दिशा की जरूरत नहीं होगी, वहां पर केवल परिमाण से काम हो जाएगा। तो ध्यान देंगे। अब मैं कुछ अदिश के बारे में आपको बता देता हूँ। अदिश, अदिश को इंग्लिश में क्या कहेंगे सभी लोग ध्यान दें, स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटीज। स्पेलिंग देख लें, स्केलर कहते हैं, लेकिन इनको इसमें केवल किसकी जरूरत होगी, केवल परिमाण, परिमाण माने मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल अगर देखें, दूरी, द्रव्यमान, समय, तापमान। तापमान कोई दिशा में थोड़ी होगा, तापमान सब जगह एक जैसा ही होगा। अब द्रव्यमान है मेरा या मास है, जिसको किलो में नापते हैं, तो द्रव्यमान सब जगह समान रहता है। मैं पहले बता चुका हूं आपको। बदलता क्या है, भार बदलता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वांटिटी होती है, मैं उनके बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ। फंडामेंटल क्वालिटीज अगर पूछे, क्वांटिटीज अगर पूछेंगे तो कितनी होती हैं, यानी राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ये ध्यान देंगे सभी लोग। इन्हीं राशियों से हम हर किसी राशि का, हर किसी भी क्वांटिटी का हम क्या निकाल सकते हैं, मात्रक यानी यूनिट निकाल सकते हैं।
तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? तो लंबाई, लंबाई के बाद समय, समय के बाद आता है हमारा द्रव्यमान, लंबाई माने लंबाई, समय, द्रव्यमान, उसके बाद तापमान यानी टेम्परेचर, द्रव्यमान यानी मास, और उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद ज्योति तीव्रता, 7 मूल राशियां, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं इसे। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर यहीं पर पूछ दें भैया इनके मात्रक बताइए, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। तो एमकेएस अभी एमकेएस भी देखेंगे। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, समय का मात्रक है सेकंड, द्रव्यमान यानी मास का मात्रक क्या है? केजी। आगे बढ़े, टेम्परेचर का है केल्विन। रिपीट कर दे रहे हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक केजी, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट तो इसका मात्रक है एम्पियर, एम्पियर। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है बता रहा हूं आपको, कैंडेला, कैंडेला। और अंत में था हमारा 7वां मूल मात्रक, मूल मात्रक था हमारा पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसका मात्रक है मोल। तो अब इन्हीं से कुछ सिस्टम बन के आते हैं। सबसे पहला हमारा है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। उसके बाद आता है हमारा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस यानी लंबाई के लिए वहां पर फीट होगा या फुट। और उसके बाद अगर द्रव्यमान लेंगे, मास लेंगे, तो वहां पर पाउंड होगा, पी से पाउंड। और समय यानी टाइम के लिए क्या होगा? सेकेंड होगा। एक और सिस्टम होता है सीजीएस, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस में क्या होगा? लंबाई के लिए सी से सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा सीजीएस में। द्रव्यमान यानी मास का मात्रक होगा जी, जी से ग्राम। और एस यानी समय का मात्रक यहां पर भी क्या होगा? सेकंड होगा। मैं रिपीट करता हूं, एमकेएस में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। एफपीएस में लंबाई का मात्रक फुट, उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। सीजीएस में क्या होगा? लंबाई का मात्रक होगा सी से सेंटीमीटर, द्रव्यमान यानी मास, मास का होगा जी, जी से ग्राम, और समय से होगा एस, एस से सेकंड। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जरूर लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल के प्रकार क्या क्या थे? वैसे घर्षण बल भी होता है, वैसे संतुलित असंतुलित बल होते हैं गति कराने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात को, सवाल है पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? पदार्थ के संवेग, संवेग माने मोमेंटम, पदार्थ के संवेग तथा वेग, वेग माने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होगी? वेग मिलेगा, त्वरण मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा, या इनमें से कोई नहीं? वेग माने वेलोसिटी, त्वरण माने एक्सेलरेशन, द्रव्यमान माने मास, नन ऑफ दीज माने नन ऑफ दीज ही होता है। हिंदी में इसको इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो सभी लोग जवाब जरूर दें। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? यहां पर बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। तो वेलोसिटी से पहले हम दूरी और अपना विस्थापन भी देखेंगे, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। उसके बाद हम संवेग और वेग समझेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। त्वरण भी हम बढ़िया से सीखेंगे यहाँ पर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। तो सवाल है हमारा, पदार्थ के संवेग, संवेग माने मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होता है ये, और वेग के अनुपात को बताइए। कौन सी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होगी हमें? वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, द्रव्यमान माने मास, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है, तो हमें यहाँ पर मिलता है, तीसरे सवाल का सही जवाब है द्रव्यमान यानी मास मिलता है। इनका रेशियो कह रहे हैं, तो संवेग रेशियो, ध्यान ध्यान से देखेंगे, संवेग रेशियो वेग पूछ रहा है। संवेग को मोमेंटम कहते हैं, वेग वेलोसिटी हो गई। तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी नीचे है, वेलोसिटी से वेलोसिटी खत्म, तो हमारे पास केवल m बचा। m माने मास, मास माने द्रव्यमान, जो हमेशा हर जगह पे एक जैसा रहता है, कोई चेंज नहीं होता है इस पे। ये अदिश राशि है, आपको जरूर याद होगा। इसका मात्रक पूछेंगे तो किलोग्राम है इसका मात्रक। तो अब संवेग समझने से पहले वेग समझेंगे, वेग समझने से पहले एक बार दूरी समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ध्यानपूर्वक जरूर देखें, सुने, नोट्स जरूर बनाएं। माने एक पॉइंट है ए, माने एक पॉइंट यहाँ पर है बी, ठीक। एक लड़का है यहाँ पर से यात्रा कर रहा है, वो ऐसे यात्रा कर रहा है, यात्रा कर रहा है, तो पॉइंट बी पर पहुंच गया। पॉइंट कहाँ पर पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। अब माना वो बी से चला 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 चला, लास्ट में वो सी पर रुक गया। तो अगर यहाँ पर उसकी दूरी पूछेंगे तो माना ये वाला एरिया उसका था 10 किलोमीटर, माना ये एरिया था उसका 4 किलोमीटर। तो अगर उसकी दूरी पूछ देंगे, दूरी मतलब जितना उसने तय की है, जितना उसने यात्रा की है, पूरा रास्ते में टोटल जितना किलोमीटर उसका लगा वही क्या होगा? दूरी होगी। तो दूरी कितना होगी यहाँ पर? 10 + 4 यानी कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर दूरी है। अब यहीं पर देखें, ए था, फिर ये बिंदु बी था, फिर यहाँ पर था सी। ये ए था, ये बी और सी। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पहले और अंतिम बिंदु, पहला बिंदु क्या है? ए है, अंतिम बिंदु क्या है? सी। इनके बीच की सबसे कम दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन इतना ही आएगा, लगभग 3-4 किलोमीटर लगभग ये भी आएगा। तो ध्यान देंगे, कुल तय पथ की, मतलब पूरे रास्ते में आप जितना टोटल चले हैं वही क्या होगी? डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। और पॉइंट नंबर, पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट के बीच की जो मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? विस्थापन होगी। इसको और बड़े से समझते हैं। माना एक पॉइंट है ए, एक लड़का गया यहाँ पर, ये पॉइंट मिला बी, और यहाँ से वापस वो फिर से कौन से पॉइंट पर आ गया? ए पर आ गया। माना ए से बी तक 10 किलोमीटर चला, और बी से ए तक वो फिर से कितना चला? 10 किलोमीटर चला। अगर यहीं पर, तो ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। तो ध्यान देंगे, अगर दूरी पूछें, सभी लोग लिख भी सकते हैं, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहा है? 10 + 10 यानी कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। अगर यहीं पर उसको पूछ दें, पॉइंट ए था, ए से बी तक गया वो, और फिर बी से ए तक आया, 10 किलोमीटर यहाँ पर, 10 किलोमीटर यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, इसके बीच की मिनिमम दूरी को ही विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए, जहाँ से उसने शुरू करा वहीं पर वो है, तो विस्थापन यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? 0 किलोमीटर हो जाएगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पर क्या सीखे? दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है। अब दूसरी चीज़ क्या सीखे हम? विस्थापन और दूरी बराबर तो हो सकते हैं कभी, लेकिन विस्थापन दूरी से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। होगा तो उससे कम ही होगा या उसके बराबर ही होगा। कैसे बराबर कब होगा? माना ए से बी तक गया मैं, ये सरल रेखीय गति है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो ए से बी तक कितना चला है? माना 5 किलोमीटर चला है, तो दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? 5 किलोमीटर हो गया। बस खत्म कहानी। तो सरल रेखीय गति में ही एक चीज़ और सीख गए हम, जब भी सरल रेखीय गति होगी यानी रेक्टिलिनियर मोशन होगी, तो दूरी बराबर क्या होगा? विस्थापन होगा। दूरी बराबर क्या होगा? विस्थापन होगा। अब चाल क्या होता है? चाल यानी स्पीड क्या होती है? अब स्पीड अगर देखें, आपने गाड़ी जरूर देखी होगी, माना कोई गाड़ी
10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड। किलोमीटर माने क्या हुआ, दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल, और आवर क्या हुआ, समय हुआ। तो चाल का जो मात्रक होगा, यूनिट होगी, वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जब भी मुझे चाल यानी स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मतलब है स्पीड का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। पर सेकंड लिखा है, किसी किसी किताब में ऐसे भी लिख सकते हैं, MS-1। ऊपर का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, या हिंदी में ऐसे लिख देंगे इसको, मीटर सेकंड -1। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। चाल जब भी निकालनी है तो दूरी बट्टे समय होगा। अगर वेग निकालना है तो तब क्या करेंगे, वेग माने वेलोसिटी, तो वेग निकालेंगे हम विस्थापन। विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस। और इसका भी मात्रक क्या होगा, विस्थापन भी हमेशा डिस्टेंस यानी दूरी मीटर में ही होगा, मीटर, और टाइम का क्या होगा, सेकंड। तो वेग का मात्रक अगर पूछेंगे, वेग का फॉर्मूला क्या हो गया, विस्थापन अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसका मात्रक भी क्या होगा, चाल के बराबर ही मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड होगा। ध्यान देंगे। और सरल रेखी गति में ही ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए, माना सरल रेखी गति हो रही है, इस समझने का प्रयास करें। सरल रेखी मतलब इंग्लिश में फिर से बताते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। माना ए से बी पॉइंट तक गया 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर। कितने टाइम में, 10 आवर में। अब हमें क्या पता था, तो यहाँ पर दूरी कितनी है भैया, ये बताएं सभी लोग। तो दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब भी सरल रेखी गति होगी तो दूरी बराबर क्या होता है, विस्थापन होता है। होता है नहीं होता है, तो विस्थापन भी कितने होगा, 100 किलोमीटर होगा। तो अभी चाल का मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, चाल बराबर क्या होता था, दूरी बट्टे समय। दूरी कितना है, 100, टाइम कितना है, 10, बराबर और वेलोसिटी वेग कैसे निकालते हैं हम, वेग क्या था, विस्थापन अपॉन टाइम। देखो ये बराबर आ रहे नहीं आ रहे। तो चाल बराबर वेग कब होता है अगर पूछेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो चाल बराबर वेग तब होता है जब वस्तु सरल रेखीय गति कर रही है। रेक्टिलिनियर मोशन में ही दूरी बराबर विस्थापन होता है और चाल बराबर वेग के होता है। चाल माने स्पीड, वेग माने वेलोसिटी। अब आता है त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण माने एक्सिलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर इसका मात्रक अगर कोई मुझसे पूछे या फॉर्मूला अगर पूछ दे, तो वेग का क्या था, मीटर अपॉन सेकंड था, नहीं, मीटर पर सेकंड। और टाइम का भी क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक। अब त्वरण को एक्सीलरेशन कह रहे हैं। एक्सीलरेशन कब होगा, माना पहले मैं 10 की स्पीड से चल रहा हूँ, फिर 20 की स्पीड से चला, फिर 30 की स्पीड, यानी लगातार मेरी स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन यानी त्वरण होगा। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा, पहले 10 की स्पीड, फिर 20 की, फिर 30 की। अगर माना ट्रैफिक वाले एरिया में अचानक मैं पहले 150 की स्पीड से चल रहा था, ट्रैफिक वाले एरिया में पहुंच गया, माना 40 हो गई मेरी स्पीड, माना अचानक ही 10 हो गई मेरी स्पीड, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या हो रही है, कमी। एक्सेलरेशन माने त्वरण में कमी हो रही है, और त्वरण में होने वाली कमी को ही मंदन कहते हैं। मंदन ही इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। त्वरण में होने वाली या नेगेटिव त्वरण को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। मंदन ना, खुद ही देखिए स्पीड कम कर रहे हैं तो मंद कर रहे हैं, तो मंदन कहते हैं इसको। उम्मीद है जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। सारे फैक्ट ज़रूर लिखें। कोई चीज़ अगर मिस आउट हो रही है तो उसको भी खुद भी देखने का प्रयास करें। तो सवाल था हमारा, संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान मिलता है। अब संवेग तो हमने देखा ही नहीं, इतनी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो संवेग होता है हमारा, तो संवेग आपको मैं बता दूं,
तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। ये एक सदिश राशि है, यह एक क्या है, सदिश राशि है। और अगर इसका मात्रक अगर पूछ दें, तो इसका मात्रक द्रव्यमान का केजी हो गया और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मोमेंटम किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और यह कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ध्यान देंगे सभी लोग। अभी संवेग वाला कॉन्सेप्ट अभी हम गति के नियम देखेंगे, वहां पर भी काम आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल है हमारा, एक ट्रेन जैसे ही चलना शुरू होती है तो यात्रियों का सर पीछे की ओर झुक जाता है। अचानक गाड़ी चलती है तो हम पीछे की ओर जाते ही नहीं जाते, तो ये किस कारण से होता है? स्थिरता का जड़त्व, स्टैटिक इनर्शिया, गति का जड़त्व यानी मोशन वाला इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। पूरे 2 चैप्टर हमारे कवर होने वाले हैं, तो बिल्कुल बहुत ध्यान से सारी चीजें सुने, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है यहाँ बैठने का। सभी लोग ध्यान जरूर दें। एक ट्रेन जैसे ही चलना शुरू होती है, ट्रेन की जगह गाड़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेन जैसे ही चलना शुरू होती है तो यात्रियों का सिर पीछे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, या जड़त्व आघूर्ण, या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें, आंसर नहीं पता है तो कॉपी पेन पकड़िए, आंसर लिखिए जल्दी से। तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है, एक ट्रेन जैसे ही चलना शुरू होती है यात्रियों का जो सर है वो पीछे की ओर क्यों झुकता है? तो इसका सही जवाब है स्थिरता का जड़त्व। मेन इसके पीछे कॉन्सेप्ट है जड़त्व माने इनर्शिया, स्टैटिक इनर्शिया कहते हैं इसको, इनर्शिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे सभी लोग। और जैसे ही अचानक ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगते हमारी बॉडी किस साइड को जाती है? आगे की ओर जाती है। वो किस कारण से होता है? वो गति के जड़त्व के कारण होता है, गति के जड़त्व के कारण होता है। ये चीज़ें ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसी टॉपिक के साथ स्टैटिक जी इनर्शिया के साथ हम सीखेंगे गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। किसने दिए? न्यूटन ने दिए। इसमें क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे, एक्सटर्नल फोर्स न लगे। बाह्य बल भी कैसा वाला है? संतुलित या असंतुलित? कैसा बल? असंतुलित। ध्यान देंगे, यदि कोई वस्तु विराम या गति की अवस्था में है तो वह तब तक उस स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसी गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व में क्या होता है? अब माना कोई बॉल यहां पर रखी है, फुटबॉल रखी है, ठीक, माना ये 5 किलो की फुटबॉल है। अभी तब तक अपनी स्थिति पर बनी रहेगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स न लगे, बल न लगे। अब मैंने 2 किलो या 2 न्यूटन इस पर फोर्स लगा दिया तो नहीं हिल पाएगी, ये संतुलित बल हो जाएगा, मतलब संतुलित से भी कम हो जाएगा ये। तो ये अपनी स्थिति को बनाए रखना है। अब किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति को, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी जो स्टेट है, उसकी अवस्था है, उसमें जो भी चेंज हो रहा है उसको रोकेगी। वो फुटबॉल रखी है, कोई वस्तु वहां पर है, वो हिलना नहीं चाह रही है, तो वही उसका गुण क्या होगा? जड़त्व कहलाता है। और ये गुण उसमें कहां से आता है? उसके द्रव्यमान के कारण आता है। द्रव्यमान यानी मास के कारण। मैं जड़त्व या इनर्शिया को फिर से बता रहा हूं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था यानी स्टेट चेंज का विरोध करती है, या उस पर कोई बाह्य बल लगता है, उसको रोकेगी वो।
वो चाहेगी कि मैं वैसे ही रहूं। और ऐसा होता क्यों है, किसी वस्तु में कोई वस्तु आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती है, उसमें कुछ ना कुछ वजन तो होगा ही, तभी तो वो फोर्स लगा रही है, रुक रही है। तो ध्यान देंगे, जिस वस्तु का जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, उसमें उतना ही अधिक जड़त्व होगा। अब माना हल्की सी 100 ग्राम की बॉल है, शॉट मारूंगा बहुत दूर चली जाएगी। अब मैं 100 किलो की बॉल रख दूं आपके सामने, अब हिला के दिखाइए उसे, या 500 किलो की बॉल लगा दूं। तो यही क्या है, जड़त्व का सिद्धांत है। इसे विराम का जड़त्व भी कहते हैं। अब होता क्या है इसमें, हमारे जो माना अचानक की गाड़ी चलने लग जाती है, तो पैर तो गति में आ जाते हैं, स्पीड में आ जाते हैं, लेकिन जो ऊपरी बॉडी होती है हमारी, वो स्टैटिक बनी रहती है, वो हिलना नहीं चाहती है। और गति का जड़त्व में क्या होगा, जो मोशन वाला इनर्शिया होगा, वहां पर इसका अपोजिट होगा। जैसे ही गाड़ी रुकेगी, अब हमारी पूरी बॉडी चल रही थी पहले, अचानक की बॉडी चल रही थी, अचानक रुकेगी, तो वो गति, वो जो उसके अंदर मोशन था गति के अंदर, वो रुक जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी आगे की तरफ को जाएगी। गाड़ी चलेगी तो हम पीछे की ओर जाएंगे, गाड़ी रुकेगी तो हम आगे की ओर जाएंगे। तो ध्यान देंगे इसी को, ये सारी चीजें यहीं पर कवर होती हैं। तो गति का पहला नियम क्या है, गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक विराम जड़त्व, या जिसको स्टैटिक इनर्शिया भी कहते हैं। दूसरा होता है गति का जड़त्व, जिसे मोशन वाला इनर्शिया भी कहते हैं, मोशन इनर्शिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अब आप लोग कहेंगे एक फुटबॉल डाउन पे जा रही है, मानो कोई स्लोप है, अपने आप जा रही है, वो क्यों जा रही है, उस पर तो मैंने कोई फोर्स लगाया नहीं, वो जा रही है घर्षण की वजह से। किसकी वजह से, घर्षण, घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से। वो गति क्यों होती है, फ्रिक्शन की वजह से। माना अचानक ही कोई बॉल आ रही है डाउन में, और मैंने यहां पर रोक दिया उसको, तो यहां पर भी स्थिति परिवर्तन का वो प्रयास करेगी। तो ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, घर्षण की वजह से गति होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वो समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो लिखकर ज़रूर बताएं। कोई भी समस्या हो रही है वो भी लिख के बताएं। अच्छा लग रहा है तो भी लिखें, बुरा लग रहा है वो भी लिखें। पसंद आ रहा है तो लाइक करें, पसंद नहीं आ रहा है तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक क्यों करा है इसकी कारण जरूर बता दें तो सही रहेगा, हम अगले वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। पांचवा सवाल है, सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों कठिन है। सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों कठिन है। बर्फ पे देखा होगा आपने, तुरंत फिसलने लग जाते हैं हम। अब वही रोड पे चले तो आराम से चल लेते हैं हम। तो ऑप्शन है, बर्फ सड़क से सख्त होती है। जब हम धक्का देते हैं तो बर्फ प्रतिक्रिया नहीं करती है, यानी रिएक्ट नहीं करती है। दूसरा, सड़क बर्फ से सख्त होती है, सख्त यानी हार्ड होती है। और अगला है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है, लो फ्रिक्शन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको ही पता है। सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। तो घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, वस्तु को रोकना चाहता है, वो वस्तु में पकड़ बनाए रहता है। जैसे हमारी गाड़ियां होती है, तो जो टायर आपने देखे होंगे खुरदुरे से टायर होते हैं, प्लेन टायर नहीं होते हैं। प्लेन टायर होंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक फिसलने लग जाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स बना रहे, हम जो चल पाते हैं नॉर्मली रोड पर, हमारी गाड़ियां जो चल पाती हैं वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चल पाती हैं। अब बर्फ कहता है प्लेन होता है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, तो इसी वजह से चलना बहुत कठिन होता है। आदमी ऑटोमेटिकली गिरने भी लग जाता है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। और घर्षण क्या करता है, जैसे कोई वस्तु चल रही हो तो उसको रोकने का प्रयास करेगा, एक फोर्स अपनी तरफ से लगाएगा वो। तो इसी वजह से हमारी ग्रिप बनती है, तो हमारी गाड़ियां या हम चलना चाहें तो आराम से हम चल पाते हैं। लेकिन ठंड के दिनों में अभी कभी रोड में क्या पाला गिर जाए तो वहां पर चलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों, वहां पर घर्षण खत्म होने लग जाता है, पकड़ कंप्लीट नहीं हो पाती है वहां पर। तो उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ जरूर आए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। गति के किस नियम से गति के किस नियम से गति के किस नियम से बल की परिभाषा
फोर्स की डेफिनेशन प्राप्त होती है? गति के किस नियम से फोर्स की परिभाषा प्राप्त होती है? पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से, या इनमें से कोई नहीं? गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? सभी लोग जरूर बताएं जिसको भी पता है। गति के किस नियम से, गति के किस नियम से बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ, फ्रॉम विच लॉ ऑफ मोशन वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स? फोर्स की परिभाषा किससे प्राप्त होती है? पहले नियम से, दूसरे नियम से, या तीसरे नियम से? सभी लोग बताएं। आपने अगर पढ़ाई करी होगी तो जरूर बताएंगे। तो कल जो हमारा साइंस का टेस्ट होगा उसमें कार्य और ऊर्जा वाला चैप्टर देखेंगे। अगर समय होगा तो हम ध्वनि वाला चैप्टर भी कल ही निपटा देंगे। तो आपके लिए क्या टास्क है, वो 2 चैप्टर आपने खुद भी पढ़ने हैं, खुद भी नोट्स बनाएं, खुद भी पढ़ने का प्रयास करें। गुरुत्वाकर्षण हम खत्म कर चुके हैं, आज 2 चैप्टर हमारे समाप्त हो जाने वाले हैं। कल कोशिश करिए 1 चैप्टर तो जरूर खत्म होगा, कार्य और ऊर्जा वाला। कल क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, और उसके बाद साउंड वाला चैप्टर भी है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, देखो पहला तो हमें खत्म हो गया क्योंकि ये लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है। अब नन ऑफ दीज वैसे खत्म हो गया, दूसरा और तीसरा बचता है। तो दूसरा लॉ इसका सही आंसर है। बल की परिभाषा हमें दूसरे लॉ से मिलती है। अब तीसरे लॉ से क्या मिलता है? ये एक्शन रिएक्शन वाला है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो तीसरा नियम है, उसको भी सीखेंगे अभी हम। तो पहले दूसरे नियम को देख ले रहे हैं। गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब है गति के दूसरे नियम से। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो अगर इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन मैं आपको बताऊं तो ये बनता है F बराबर m इंटू ए। F मतलब बल, m मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान, और a का मतलब क्या है? त्वरण। किसी वस्तु पर लगा हुआ बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई। अब ये बनता कैसे है, या इसका पूरा जो हमारा जो दूसरा लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है उसको देखते हैं। किसी वस्तु की गति या संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर लागू बल के बराबर होता है। किसी वस्तु की गति या संवेग में परिवर्तन, ये दूसरा नियम है। किसी वस्तु की गति या संवेग में परिवर्तन उस पर लागू बल के बराबर होता है। तो इसका मतलब तो ये होगा, क्या होगा इसका मतलब? F बराबर संवेग परिवर्तन, संवेग को इंग्लिश में दिखाते हैं P से, मोमेंटम को मैं M से क्यों नहीं दिखाता हूं? क्योंकि M से मैं मास को दिखाता हूं। तो संवेग परिवर्तन की दर हो गई, अपॉन में क्या होगा? टाइम आएगा। अब संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है? m इंटू वी होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ध्यान दिया होगा आपने, mv अपॉन टी। अब इसको डिटेल एक्सप्रेशन, अब चेंज कैसे होगा? माना एक वस्तु है, उसका भार या द्रव्यमान m है, और उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो u है। वही वस्तु है यहाँ पर उसका द्रव्यमान m है लेकिन वेलोसिटी क्या है? v है। तो t टाइम में माना एक वस्तु है जिसका शुरुआत में वेग था u, t टाइम में उसका वेग कितना हो जा रहा है? v हो जा रहा है। तो संवेग परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक वस्तु थी, m उसका द्रव्यमान था, वेग उसका क्या था? u था, इनिशियल वेलोसिटी है। वही वस्तु है, t टाइम में उसका मोमेंटम क्या हो जाता है? वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी है। तो हमने क्या देखा था? F बराबर क्या आ रहा था हमारा? F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, टी माने टाइम। तो मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। तो फाइनल वाला m इंटू वी माइनस m इंटू यू, इनिशियल वाला, इनिशियल मोमेंटम, और अपॉन में क्या होगा? टाइम होगा। अब यहाँ पर दोनों में अगर मैं m कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? v माइनस यू अपॉन में क्या आएगा? t। v माइनस यू, v। अगर आपको याद है तो हमने त्वरण यानी एक्सेलरेशन में क्या सीखा था? वेग परिवर्तन की दर को। तो ये वाला एरिया हमारा त्वरण दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है?
ये तो पूरा वेग में चेंज है। माना पहले 100 वेलोसिटी थी, फिर 80 वेलोसिटी हो गई। तो वेग परिवर्तन में जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ए यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर से हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एफ बराबर एम इंटू ए। वो तो डिटेल एक्सप्लेनेशन था, समझना चाहते तो समझ सकते हैं, नहीं तो इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब इसी का अगर दूसरा फॉर्मूला हम बना दें, अब मुझे ए निकालना है तो ए यहीं पर रहेगा, एम इसके अपॉन में चल जाएगा, ये एफ अपॉन क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, अगर मैं एम की वैल्यू बढ़ा दूं तो ए की वैल्यू कम हो जाएगी। जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। द्रव्यमान जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। कैसे समझे इसको? माना मैंने आपको दे दिया 100 किलो का एक पत्थर। कितने किलो का? 100 किलो का। मैंने कहा फेंको इसे। कितना फेंक पाओगे? 1 मीटर 2 मीटर। अब वो 100 की जगह मैंने 10 किलो का एक पत्थर दे दिया, तो उसको 10 20 30 मीटर तो आराम से फेंक दोगे आप लोग। ये जस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए कि ये एम की वैल्यू इस एक्सेलरेशन यानी त्वरण पर क्या प्रभाव डालेगी। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब अगर इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे आपने देखा होगा, अच्छा जैसे माना कोई दौड़ रहा है, पहले कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, अब दौड़ रहा है तो उसकी पूरी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही होगी? पूरी बॉडी चल रही होगी। तो वो जैसे यहाँ पर माना उसे रुकना है, तो रुकना है तो वो डायरेक्ट यहीं पर नहीं रुकेगा, रुकते रुकते धीरे धीरे वो क्या करेगा? स्पीड स्लो करेगा, धीरे धीरे स्पीड स्लो करेगा, यानी थोड़ा टाइम लेगा। वो टाइम लेते 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 धीरे 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 ये चीज़ें कम करते रहेगा। इससे क्या होगा? उसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा खुद को रोकने के लिए। अगर अचानक यहीं पर रुकना है कहेगा, धड़ाम से व्यक्ति गिर जाएगा। तो इसी वजह से आपने देखा होगा जो हमारे धावक होते हैं बड़े, खासकर 100 मीटर 200 मीटर में, वो जैसे ही क्रॉस लाइन कंप्लीट करते हैं तुरंत रुकते नहीं है, बॉडी आगे और ले जाते हैं, नहीं तो अचानक उन्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्रिकेट फील्डर जब कैच करते हैं, आपने देखा होगा, माना क्रिस गेल ने शॉट मारा, विराट कोहली कैच कर रहा है, तो अचानक ही अगर हवा में बहुत तेजी से मारा है उन्होंने, अचानक मैं हाथ आगे ले जाऊं तो मेरे हाथ पर जोर पड़ेगा। अगर वही हाथ में धीरे धीरे पीछे को ले आऊं तो वो क्या होगा? वहां पर थोड़ा संवेग परिवर्तन थोड़ा कम हो जाएगा, वहां पर उस वजह से थोड़ा चोट कम लगने की संभावना रहेगी। तो इसी वजह से कैच लेते हुए प्लेयर आपने देखे होंगे अपने हाथ नीचे की ओर खींचते हैं, खासकर बाउंड्री लाइन पर जो प्लेयर लगे रहते हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो गति का दूसरा नियम भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं गति का तीसरा नियम, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैंने क्या बताया था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब दीवार पे चोट मारिए, अब दीवार तो इतनी बड़ी है, जो हमें माना दीवार पे मैं पंच मारता हूं तो कुछ दर्द मुझे भी फील होता है। क्यों फील होता है? वो रिएक्शन की वजह से होता है। बंदूक, अचानक बंदूक आप चलाइए, बड़ी सी राइफल होती हैं जो, वो चलाइए तो गोली आगे की तरफ चलेगी, उसका प्रेशर पीछे की तरफ का आएगा, तो उसकी वजह से व्यक्ति को भी चोट लग सकती है। तो इसको ध्यान देखें, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, गति का तीसरा नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। माना एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी, मैंने इन दोनों की टक्कर कर दी, तो इसने यहां पर लगाया एफ ए, इसने इस पर फोर्स लगाया एफ बी। तो इस नियम की वजह से क्या होगा? एफ ए बराबर एफ बी, लेकिन अपोजिट होगा। और तीसरे नियम से ही हमें संवेग संरक्षण का नियम भी प्राप्त होता है। संवेग कभी भी चेंज नहीं होता है, ये संरक्षित रहता है। तो गति के तीनों नियम से हमें क्या क्या मिलता है? गति के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है? एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं। तो गति के पहले नियम से मुझे जड़त्व का नियम मिलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। गति के दूसरे नियम से क्या मिलता है हमें? फोर्स, बल की परिभाषा मिलती है। गति के तीसरे नियम से क्या मिलता है हमें? संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो प्रेशर पीछे की तरफ भी लगता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं? वो प्रेशर लगाते हैं ऊपर की तरफ को, तो उसके रिएक्शन में वो ऊपर की तरफ को जाते हैं। नीचे हवा को काटेंगे, वो हवा ऊपर की तरफ उनको प्रेशर लगाएगी, इसी वजह से वो उड़ पाते हैं। जैसे माना कोई व्यक्ति नाव से उतर रहा है तो अपने पैरों के माध्यम से वो नाव पर प्रेशर लगाएगा, तो नाव पीछे की ओर जाएगी, वो आगे की ओर जाएगा।
रॉकेट जब हम छोड़ते हैं, सवाल पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रॉकेट छोड़ना गति के किस नियम पर आधारित है या किस नियम पर आधारित है? गति के तीसरे नियम पर या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट कैसे बढ़ेगा आगे? जमीन की, धरती की तरफ प्रेशर लगाएगा वो, तो धरती उसके अपोजिट और इक्वल मोमेंटम देगी, उसको इक्वल फोर्स लगाएगी, इसी वजह से वो ऊपर की तरफ को जाएगा। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई तो लाइक करिए, देखकर क्यों जा रहे हैं फालतू, चेक भी करिए, समझने का प्रयास करें और लाइक जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं। 7वां सवाल है, गति की परिभाषा किस वैज्ञानिक, गति की समीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? गति की 3 समीकरण हैं, मोशन के 3 इक्वेशन हैं, न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या नन ऑफ दीज। गति की समीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? गति की समीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अगला तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सभी लोग जवाब जरूर दें। तो बहुत सारी नई चीज़ें हमने सीखी हैं। इस वीडियो को आराम से भी देख सकते हैं। लाइव देखने से ऐसा फ़ायदा होगा कि तुरंत जवाब आप दे सकते हैं, और अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा भी रुक रुक के और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। तो गति के तीनों समीकरण, गति की टोटल 3 समीकरण थी या 3 इक्वेशन थी, ये किसने दी हैं? गैलीलियो ने दी हैं। किसने दी हैं? गैलीलियो ने दी हैं। अब ये पहले मैं क्या करता हूँ, तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। v बराबर u प्लस AT, दूसरा इक्वेशन क्या होता है? s बराबर, और ये सारी समीकरण कहाँ पर काम करेंगी? जब सरल रेखीय गति होगी, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। सभी लोग ध्यान दें, सरल रेखीय गति के लिए समीकरण। दूसरा है s बराबर ut मतलब u गुणा t प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब एक ही जगह अगर आप g लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं, तो यहाँ पर g हम लगा सकते हैं। सभी लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो पहला नियम है v बराबर u प्लस AT, दूसरा इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर v क्या है, u क्या है, a, t और s क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो उम्मीद है आपने सारे जो इक्वेशन है वो लिख ली होंगी, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? प्रारंभिक वेग। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग कहते हैं इसको, अंतिम वेग। s क्या है यहाँ पर? s यहाँ पर है दूरी या विस्थापन। दूरी या विस्थापन क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सरल रेखीय गति के लिए विस्थापन बराबर क्या होता है? दूरी होता है, और चाल बराबर क्या होता है? वेग होता है। VUS। इसके बाद a क्या है? a हमारा त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है, त्वरण। और t क्या है भैया यहाँ पर? तो t हमारा है समय। अब 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यानपूर्वक सुने, जरूर लिखें। यदि वस्तु विराम से चले, विराम मतलब रेस्ट, यदि वस्तु विराम से चले तो इनिशियल वेग, इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा? यदि वस्तु विराम से चले, अगर हमारे क्वेश्चन में पूछ देते हैं, तो u यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा। यदि कुछ देर बाद रुक जाए, माना मैंने छत से 10 मंजिला छत से एक पत्थर फेंका, तो जमीन पे गिरते रुकेगा नहीं रुकेगा वो? तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो नोट बनाइए, ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए। अब आज के अंतिम सवाल पे चलते हैं। 8वां सवाल है, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक बताइए। प्रिंसिपिया
पुस्तक के लेखक बताइए। हु इज द राइटर ऑफ प्रिंसिपिया बुक? प्रिंसिपिया पुस्तक के राइटर बताइए। तो ऑप्शन है एडिसन, गैलीलियो, न्यूटन या नन ऑफ दीज। सभी लोग जवाब जरूर दें। एडिसन, गैलीलियो गैलीली, न्यूटन या नन ऑफ दीज। गैलीलियो गैलीली। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है प्रिंसिपिया पुस्तक के राइटर हैं न्यूटन। क्या दिया है इसमें इन्होंने? हमारे गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिटेल जानकारी, और उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। सबसे पहले हमारी साइंस की वीडियो गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही आई थी। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तु को अट्रैक्ट करने का एक फोर्स है। दुनिया में हर वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करती हैं। और गुरुत्व क्या होता है? पृथ्वी द्वारा किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति गुरुत्व कहलाती है। भार आपने देखा होगा, W बराबर क्या होता है? mg। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को ही भार कहते हैं। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है अगर कहते हैं तो भार क्या है? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बल की माप है भार। और द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान है वस्तु पर ओरिजिनली कितना मास है, वो वास्तविक रूप में कितना है, वो है द्रव्यमान। भार हमेशा बदलेगा क्योंकि वो जी पर डिपेंड करता है। स्मॉल जी माने गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको प्रैक्टिस पसंद आया होगा। एक बार जल्दी से जितने भी सवाल थे उनके आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण या अपकेंद्रीय बल। दूसरा सवाल निम्न में से सदिश राशि नहीं है, कौन सी नहीं है? तो आयतन नहीं है। तीसरा, पदार्थ के संवेग और वेग से हमें क्या प्राप्त होता है? पदार्थ के संवेग और वेग का अगर रेशियो निकालते हैं तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो वेग से वेग खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा भैया? तो हमारा द्रव्यमान बचेगा, जो समस्त संसार में सब जगह पे बराबर रहेगा। किसी वस्तु में पदार्थ की कितनी मात्रा है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। यह सदैव नियत रहता है यानी कांस्टेंट रहेगा, और इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम है। अगला सवाल है, चौथा सवाल, एक ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करती है तो यात्रियों का सर पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? स्थिरता के जड़त्व के कारण। और जैसे ही रुकेगी तो आगे की तरफ क्यों जाता है? तो गति के जड़त्व के कारण, स्टैटिक इनर्शिया, मोशन इनर्शिया। पांचवा सवाल, सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम फ्रिक्शन होता है, कम घर्षण होता है। घर्षण माने फ्रिक्शन। गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है। पहले नियम से क्या मिलता है? पहले नियम से लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम पता चलता है। तीसरे नियम से क्या पता चलता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत पता चलता है। सातवां सवाल है, गति की समीकरण किस वैज्ञानिक ने दी थी? गति की समीकरण गैलीलियो ने दी थी। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as स्क्वायर माने वर्ग। और अंतिम सवाल है, प्रिंसिपिया पुस्तक के राइटर बताइए। तो प्रिंसिपिया पुस्तक के राइटर हैं न्यूटन है। और इसमें इन्होंने किसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक्सप्लेन किया है। गुरुत्वाकर्षण में आपको बता ही चुका हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर था? F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें g की वैल्यू कितनी थी? ये कांस्टेंट होता था। तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और कल मिलेंगे साइंस के नए चैप्टर के साथ। और अगर सुबह 10 बजे कोई भी वीडियो आएगी तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, उत्तराखंड की ट्रिक वाली वीडियो आएगी। और कब आने वाली हैं, क्या आने वाली हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। धन्यवाद।